नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम और आप मिलकर एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो एपीओ और एडब्ल्यू ओ का पेपर है, यानी कि सहायक कार्मिक अधिकारी और सहायक कारखाना अधिकारी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। और ये 4 सितंबर को आयोजित किए गए थे। ये 70% कोटा के तहत एग्ज़ाम हुआ था। और अगर सही नाम ना लूँ तो माफ़ करना, गुरु पाड़ा विश्वास करके हैं जो चीफ ओएस आरपीएफ आद्रा डिवीज़न में हैं। तो उन्होंने ये पेपर को हमारे साथ शेयर किया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो है आपके स्क्रीन पे हैं। हर बार की तरह फिर से एक बार रिमाइंड करूँगा कि आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और देखें। और चलते हैं हम धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए में आ गए हैं हम। और इसमें जो 20-25 क्वेश्चन होंगे या 30 क्वेश्चन होंगे, उन फर्स्ट 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका टेम्परामेंट कैसा है, इसका लेवल कैसा है। और इस तरह की एग्ज़ाम, एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस चैनल पे जब भी आए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो आपको बधाई हो। और अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व की जाते हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये है। और दूसरा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और ये 25-30 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, तो पूरी वीडियो के दौरान बने रहें। हो सकता है आपकी लाइक कुछ अच्छा पॉइंट्स आ जाए और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन एडॉप्टेड सन और डॉटर कैन बी गिवन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट? The adoption is legally valid. B. Adoption allowed under personal law of the employee concerned. C. Adoption process completed before death of employee. And D is all of the above. क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि किन परिस्थितियों में दत्तक पुत्र या पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है? ए है गोद लिया जाना कानूनी तौर पर वैध हो। बी संबंधित कर्मचारी के पर्सनल लॉ के अंतर्गत लेना अनुमत हो। और सी है कर्मचारी की मृत्यु के से पहले गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो। और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द अपर एज रिलैक्सेशन गिवन टू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस फॉर लेवल 1? मैक्सिमम 3 years, ऑप्शन ए। बी मैक्सिमम 2 years, सी मैक्सिमम 1 year एंड डी इज मैक्सिमम 4 year। लेवल 1 के लिए जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो और उनके लिए उच्चतर आयु की सीमा में कितनी छूट दी जाती है? ए ऑप्शन ए है अधिकतम 3 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 1 वर्ष और डी है 4 वर्ष। जो सही आंसर है वो है ए मैक्सिमम 3 years। इसके लिए आरबी नंबर 75/19 को आप देख सकते हैं। और इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स निकल के आपके सामने आएंगे उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी इज कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज? ये रिजर्वेशन उस रिजर्वेशन से लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपके नियुक्ति या पर्सनल डिपार्टमेंट की जो नियुक्तियाँ हैं उससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है कैंसर पेशेंट, बी है पर्सन विथ लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, सी पर्सन विथ congenital heart disease and D is person with stammering। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोटि आरक्षण के अंतर्गत आती है? कैंसर रोगी,
बी चल संबंधी यानी कि लोकोमोटिव निकटता वाले व्यक्ति, सी जन्मजात हृदय रोग वाले व्यक्ति और डी हकलाने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होना चाहिए एक्चुअली बी पर्सन विथ लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज। ठीक है, चल संबंधी या लोकोमोटिव वाले निकटता व्यक्ति। इसमें ऐसा है कि इसको 3 या 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जो जैसे कि ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जो ऑप्शन बी के अंतर्गत है, और एक और है मुझे ध्यान नहीं है उसके बारे में। तो ये 3-4 तरह से बांटे गए हैं, जिसमें लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ के अंदर सेब्रल पल्सी ऑफ ऑल द केसेस ऑफ ऑर्थोडिकल हैंडीकैप जो होते पर्सन होते हैं उनको भी कवर किया गया है, और इनको रिजर्वेशन जो रजिस्टर होता है वो 100 पॉइंट का मेंटेन किया जाता है, और इसके अंदर जो 100 पॉइंट्स हैं उसके अंदर 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में 1 से लेके 33 तक के पॉइंट को रखे जाते हैं, और सेकेंड वाले में जो ब्लॉक पॉइंट है वो 34 से लेके 66 तक रखे जाते हैं, और थर्ड वाले जो ब्लॉक में हैं वो 67 पॉइंट से लेके 100 तक के पॉइंट होते हैं। और जब फिर उनको रिजर्वेशन देना होता है रोस्टर से, जो ईयर मार्क जो होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट 34 एंड 67 जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ब्लॉक होते हैं उनके अंतर्गत दिए जाते हैं, और अगर ये साइकिल पूरा हो जाता है तो फिर से जो 100 पॉइंट्स का रोस्टर है उसको फ्रेश साइकिल पॉइंट के साथ फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो आई होप कि मैं इसको क्लियरफाई कर पाया हूँ जिससे रिलेटेड है, और बाकी सब ठीक है। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो रेलवे की आवाज़ या कुत्तों की आवाज़ आने लगती है, तो काम चला लीजिए, फिलहाल तो यही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, हाउ मेनी नेशनल हॉलीडे आर मेड कंपलसरी। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 हैं, ऑप्शन बी इज़ 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस के अंदर सॉल्व किए हैं। पहला जो है वो है रिपब्लिक डे, फिर है इंडिपेंडेंस डे, एंड थर्ड जो है वो बर्थडे ऑफ MG महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। Monetary compensation at the full prescribed rate is entitled for the staff working round the clock in shifts and part duties on the following days: A. restricted holiday, B. national holiday, C. both, and D is none। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज जो रनिंग स्टाफ होते हैं या जो शिफ्ट में काम करते हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेशनल हॉलीडे को ये इनके लिए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे भी समझ सकते हैं कि द शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ हु वर्क राउंड द क्लॉक एंड मिडनाइट हैव परफॉर्म पार्ट ड्यूटी ऑन द हॉलीडे इन क्वेश्चन कैन बी पेड द नेशनल हॉलीडे अलाउंस एट द फुल प्रिस्क्राइब रेट। ठीक है, तो उसकी एक रेट अलग है जिसका हमने कई वीडियोस के अंदर जिक्र किया है, उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फिलिंग अप ग्रुप सी रिजर्व वैकेंसीज व्हेन देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट एलिजिबल एम्प्लॉय। ठीक है, ये कह रहा है कि जब पात्र कर्मचारी पर्याप्त न हो तब ग्रुप सी की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, ये है द पोस्ट कैन डाउनग्रेड बट विल कंटिन्यू टू बी शोन अगेंस्ट हायर ग्रेड कैडर स्ट्रेंथ।
पदों को डाउनग्रेड किया जा सकता है, किंतु उन्हें उच्चतर ग्रेड समवर्ग संख्या के लिए दर्शाया जाना जारी रखा जाएगा। बी है, द पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय एडहोक अरेंजमेंट इफ इनएस्केपेबल। यदि अपरिहार्य हो तो तथार्थ व्यवस्था के जरिए पदों को भरा जाएगा। सी है, इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी रेसिडेंसी पीरियड में बी कंसिडर फॉर रिलैक्सेशन टू 1 ईयर। और डी है, ऑल ऑफ दिस। सी, गैर संरक्षक कोटि में रेसिडेंसी अवधि को 1 वर्ष तक की छूट देने के लिए माना जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर मुझे लगता है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड सर्कुलर नंबर RB 54/2090 फॉर द रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी डैश टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। Option A 1.3, B 1.5 and C is 1.05 and D is none of these। रेलवे बोर्ड की परिपत्र RB संख्या 54/2019 के अनुसार लेवल 1 पर भर्ती के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का डैश गुना होना चाहिए। 1.3, 1.5, 1.05 एंड इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 1.05 इज द राइट आंसर। ये मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा भी APU के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जैक्ट यही सवाल को उठा के वहाँ से दिए गए हैं। और साउथर्न रेलवे में भी शायद आया है, मुझे ध्यान नहीं है, उसको भी मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए उस पर अगर वीडियो रिकॉर्ड होती है तो उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। RB संख्या 141/2017 के अनुसार RPF और RPSF अधिकारियों के लिए पोशाक भत्ता प्रति वर्ष है। ठीक है। ड्रेस अलाउंस ऑफ द ऑफिसर RPF RPSF एज पर RB 141/2017 इज रुपीज़ पर एनम। तो जो सही आंसर है वो है आपका D 20,000 रुपीज़ पर एनम। ठीक है। 5,000 जो है वो आपको अगर याद हो तो जो ट्रैकमैन होते हैं, स्टाफ कार ड्राइवर्स होते हैं, MTS होते हैं, कैंटीन कर्मचारी जो इंटरनल रेलवे के हैं, और रनिंग स्टाफ जो है उनको मिलता है पर एनम। ठीक है। जिनको ये यूँ कह सकते हैं कि अन्य कोटि के कर्मचारी जिन्हें वर्दी दिया जाता है। ओके। और जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको 10,000 रुपये दिया जाता है। और अगर ये इस तरह बना दें तो ये जो नर्स होते हैं ना, उनको प्रतिमाह 1,800 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो आपके सारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का 1.05 गुना होती है। यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन के लिए लड़कों को बुलाया जाता है, जो इस कैंडिडेट होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी संख्या 5% अधिक होती है। समझ रहे हैं आप बात को। अगर 100 लोगों को बुलाया गया है तो 5 को और बुलाए जाएंगे तो 105 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इस तरह के दिए गए हैं तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। उसमें साफ साफ जो सर्कुलर ये लिखा हुआ है, ये सर्कुलर जो आपके नीचे है। ठीक है। तो इसके अनुसार ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल इन द 7th पे कमीशन आर डैश एंड ग्रेड पे 10,000 इज नाउ एट लेवल इन रिस्पेक्टिवली। तो 7वें वेतन आयोग के में पे मैट्रिक्स लेवल की कुल संख्या है, यानी कि 18 तो कुल संख्या है, और ग्रेड पे 10,000 अब क्रम संख्या लेवल 14 पे है।
ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी सेटिस्फाइड करता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी को ही सेटिस्फाइड करते हैं, तो इसका आंसर हम डी को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू HOER रेस्ट ऑफ रनिंग स्टाफ इज बेस्ड on total duty performed, which should be reckoned from signing on to signing off. The rest at headquarter for duty of less than 8 hours is dash, and at outstation for duty of 8 hours or more is option A 10 hours and 12 hours, B 10 hours and 8 hours, C 16 hours and 8 hours, and D is 12 hours and 8 hours. HOER के अनुसार रनिंग कर्मचारियों का विश्राम उनके द्वारा निष्पादित की गई कुल ड्यूटी पर आधारित है, जिसे साइनिंग ऑफ और साइनिंग ऑन तक जोड़ा जाना चाहिए। 8 घंटे या उससे कम की ड्यूटी के लिए मुख्यालय के विश्राम के डैश घंटे और 8 घंटे या उससे अधिक की ड्यूटी के लिए बाहरी स्टेशन में विश्राम के घंटे होंगे। तो जो रूल है, रूल 10 एंड 12 जो HOER में है, उसके अनुसार जो टर्म एंड कंडीशन है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स इज 12 आवर, एंड फॉर ड्यूटी फॉर 8 आवर्स और मोर, इन हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 16 आवर्स। ओके, और रेस्ट ऑफ आउट स्टेशन फॉर ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स इज 6 आवर्स, एंड जो फॉर ड्यूटी फॉर 8 आवर्स और मोर है तो 8 आवर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हेडक्वार्टर के लिए जो ड्यूटी बनता है, द रेस्ट एट हेडक्वार्टर फॉर ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स इज 12 आवर। अगर ये 8 आवर से ज़्यादा होता तो 16 आवर होता, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें 12 आवर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, एट द आउट स्टेशन फॉर ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स एंड मोर, तो 8 एंड मोर आवर्स के लिए जो आउट स्टेशन पर ड्यूटी है वो 8 घंटे का ही है। तो इस हिसाब से 12 और 8 होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है। और एक और बात है कि कॉल बुक जो होते हैं उसको इशू किया जाता है तो 2 घंटे पीरियोडिक रेस्ट के साथ किया जाता है, यानी कि कॉल बुक इज इशूड बिफोर 2 आवर्स विद इन द प्रिस्क्राइब रेस्ट। ओके, तो इसके अंदर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम special CL can be granted in case of a participation in Kailash Mansarovar Yatra organized by Ministry of External Affairs as a trekking expedition by Indian Mountaineering Federation IMF जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए 15 days, B 21 days, C 30 days and D is 45 days. The right answer is 30 days. अब इसमें एक पेज है, अगर आप बाहरी ब्रदर्स को आपने कभी फॉलो किया है तो उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले रेल कर्मियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी और उनकी पात्रता के अनुसार विशेष पास जारी किया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने आरबी नंबर जो दिया है वो 33/2006 दिया है। इसी से संबंधित एक आरबी नंबर है 21/1990 यानी कि 1990। ठीक है,
अब इसके अंदर पेच ये है कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है ये IMF के द्वारा किया जाता है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, और वो इसे एक स्पोर्ट्स की तरह मानते हुए इसको स्पेशल सीएल की लिए रिकमेंडेशन करते हैं। तो इस हिसाब से 30 डेज है जो स्पेशल सीएल स्पोर्ट्समैन के लिए मिलता है। ठीक है, तो मेन बात यही है इसके अंदर। और ये यात्रा जो है विदेश मंत्रालय के नेतृत्व द्वारा आयोजित किया जाएगा, और यही सब है इसके अंदर। आप भी पढ़िए, आप भी को कुछ नया ये पॉइंट्स या आइडियाज़ मिलते हैं तो आप ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं ताकि मैं कहीं पिन अप कर सकूं अगर मुझे टाइम मिलता है तो। चलिए, बेस्ट समय से निकालते हुए फिर से हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल फॉर हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ ब्रांच काउंसिल एट डिविजनल लेवल इन ए ईयर। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि एक दिन के लिए इनको मिलती है और साल में 6 बार मिलती हैं। ठीक है, ब्रांच काउंसिल की बैठकों के लिए पदाधिकारी और उसके 5 सदस्यों को साल में 6 बैठकों के लिए एक दिन दी जाती है, यानी एक दिन दी जाएगी। 1 day for 6 मीटिंग इन ईयर, दैट मीन्स 6 days इज द राइट आंसर। तो ये यहाँ पे है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप मुझे कोई बुक सजेस्ट कीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि आप जो है वो सिलेबस को कवर करें। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछते ही हैं तो मैं आपको बाहरी ब्रदर्स का सजेशन तो दे ही सकता हूँ। इसके अलावा जो पीटीसी की बुक्स हैं, HL नाइक के जो कलेक्शन है उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी पीटीसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे बच्चों के द्वारा, तो उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा पीटीसी के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ की गई है तो उनको देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के जो लेटर्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। इट इज़ क्वाइट बेटर फॉर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू डिक्लाइन क्या बोलते हैं डिक्लिंग सॉरी the alternative employment on medical decategorization of employment normally who offered equal grade and pay। तो ये एक बड़ा ऑप्शन देखते हैं। कैन बी डिक्लाइंड, बी कैन नॉट बी डिक्लाइंड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप इसमें एलिमिनेट करने का रास्ता लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमिनेशन जो होते हैं ना, जो क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं, छांटते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, कैन बी डिक्लाइंड और कैन नॉट बी डिक्लाइंड, यानी कि आप उसे या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, अस्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोनों ए और बी, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये आप इसको काट सकते हैं। अब ये है कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग का ये है, तो ये दोनों में से ही आंसर होंगे, तो इसको भी आप ये कर सकते हो, या तो डिक्लाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर कहीं मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑप्शन इज अवेलेबल टू, नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू ए मेडिकली डिकेटेगराइज्ड एम्प्लॉय टू डिक्लाइन ए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अब क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो डिक्लाइन कर देता है तो उसकी जो पेमेंट है ना वो रोक दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये इस वजह से वो डिक्लाइन नहीं कर सकते। इसमें एक और बात है कि अगर कोई मेडिकली डिकेटेगराइज्ड कैंडिडेट है, या जैसे कि गार्ड होते हैं, ड्राइवर होते हैं,
ये सब या फिर ट्रैकमैन भी होते हैं कई दफ़ा, मतलब कुछ भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं और वो अगर डिक्टेराइज होते हैं, जैसे आरपीएफ वाले भी हैं वो भी डिक्टेराइज होते हैं, तो उनके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, ठीक है, वो ब्रांच ऑफिसर के द्वारा। उसके लिए एक मास्टर सर्कुलर भी है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। तो उसके अंदर होता क्या है कि उनको एक नोट दिया जाता है कि भाई इस दिन आपको कमेटी के सामने उपस्थित होना है स्क्रीनिंग के लिए। तो उसके अंदर भी एक कंडीशन लिखी जाती है कि अगर वो नहीं उपस्थित होते हैं ना तो उनकी पेमेंट रोक दी जाएगी, ठीक। तो ये अगर जिसने काम किया है वो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बट अगर जिन्होंने नहीं किया है इसके लिए मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आ गए हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएनएम एट रेलवे बोर्ड लेवल फॉर ईच रीऑर्गेनाइज्ड फेडरेशन इज। ए ऑप्शन ए है 1 मंथ, बी है ऑप्शन वंस इन ए 2 मंथ, ऑप्शन सी और वंस इन ए 6 मंथ एंड डी इज ऑप्शन है जो है वंस इन ए 3 मंथ। तो जो 14 में जो आंसर जो होगा वंस इन ए 6 मंथ, दैट मीन्स हमारा आंसर जो सी है ये सही होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रीक्वेंसी ऑफ जेसीएम वंस इन ए 1 मंथ, बी है वंस इन ए 2 मंथ, सी वंस इन ए 3 मंथ्स एंड डी इज वंस इन ए 6 मंथ। द राइट आंसर इज डी वंस इन ए 6 मंथ। जेसीएम की बैठक जो होती है प्रत्येक स्तर पर एक वर्ष में 2 बार ही होती है, ठीक है। और जेसीएम की खास बात यह है कि इसके सेक्रेटरी जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। Appropriate government is relation in any industrial dispute means A central government, B Indian railway, C state government and none of these। तो वहाँ पे जो वर्ड मुझे समझ के आता है वो ऑप्शन ए मेरे ख्याल से सही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा है, बट अगर आप मेरी मानते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसको आप फिर से दोबारा पढ़ें, मुझे भी बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चीफ लेबर कमिश्नर परफॉर्म डैश फंक्शन अंडर वेरियस लेबर एनेक्टमेंट्स। ऑप्शन ए क्वासी जुडिशियल जो है ना ये सही आंसर है इसके अंदर, और किसी और पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ए क्वासी जुडिशियल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर CLC इज इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग फंक्शन। तो उनमें जब फंक्शन के बारे में आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ये दिए हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये मैंने जो चीफ लेबर कमिश्नर जो होते हैं सेंट्रल के उनके जो ये हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जुडिशियल फंक्शन। इसके अलावा मिसलेनियस भी है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये इतने मिसलेनियस वर्क्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं। What is the time limit to get the information concerning the life and liberty of a person under RTI Act 2005? A 48 hours, B 24 hours, C is 5 days and D is 10 days. The right answer is A 48 hours. ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आ गए हैं। While inquiring into the Complaint Information Commission under RTI Act have the power to A. receive evidence on affidavit, B. requisition record or a copy thereof from any court or office, C. all summons for examination of witness and documents, D is all of them। तो जो राइट आंसर होना चाहिए वो सभी होने चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर
FR 56J is related to A. Pay fixation, B. Compulsory retirement, C. DR, D. Selection and suitability। तो ये बहुत टाइम बाद फेमस हुआ था ये जो आपको दिख रहा है FR 56J, क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट में 22 जो ऑफिसर थे उनको रिटायर किया गया था, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के टाइम में। ये ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस दौरान काफ़ी व्हाट्सएप पे चला था और रेलवे वाले भी बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि FR 56J gives absolute right to the government to retire government officials prematurely on the ground of lack of integrity and ineffectiveness in public interest, ठीक है। तो ये उस समय के स्टेटमेंट हैं गवर्नमेंट के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफ ए पेंशनर हु इज एज्ड फ्रॉम 90 years to less than the 95 years will be enhanced by 40% of the pension, right? क्योंकि 95 to 100 होने में 50% हो जाएगा और 100 से ऊपर होने पे 100% बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और 85 to 90 होने पे 30% होगा और 80 to 85 होने पे 20% होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के चलते हैं। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजन टेस्ट इज क्लासेस A1, A2, A3 इज हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स अप टू द एज ऑफ 45। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये 4 टाइम्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि PME वुड बी डन एट द टर्मिनेशन ऑफ एवरी period of 4 years from the date of appointment initial medically examination till the date of attainment of the age of 45 years and every 2 years up to the age of 55 years and thereafter annual till the retirement। तो इसका मतलब है कि अगर 45 साल तक हमारी उम्र है तो 4 साल में एक बार अपने को मेडिकल कराना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर 45 साल से ऊपर है और 55 साल के बीच में है तो हमें 2 साल में एक बार मेडिकल चेकअप के लिए रेलवे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और अगर हमारी उम्र 55 साल से ऊपर है और रिटायरमेंट अभी नहीं हुई है तो हर साल अपने को जांच कराना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। हाउ मेनी रोस्टर पॉइंट्स आर देयर इन एल शेप रोस्टर। तो इसमें क्या है कि जब कोई कैडर होता है ना 2 से अधिक होते हैं तो 14 तक के जो होते हैं ना वो एल शेप रोस्टर के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं और 25 में ख़त्म कर देते हैं। चलिए द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर SC एंड ST OBC for each railway recruitment of all grade C category will be dash percentage respectively, ठीक है। तो अगर आप इसको जांच करेंगे तो आपको ध्यान होगा, मैंने इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ाया है, अगर आप पुराने वीडियो देखें, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि SC के लिए जो है 15% है, ST के लिए 7.5% है एंड OBC 27% है। तो अगर एलिमिनेशन करते हैं तो अगर आपको OBC का भी याद है तो सटासट आप इनको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर अपने आप ही ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज। तो ये 3% है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और आज भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं इसी ईयर के अंदर में। क्वेश्चन पेपर जो था वो सीनियर कलर का है, सुटेबिलिटी एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ये है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आप इस वीडियो या इसके पुराने जो वीडियोज़ हैं उनके क्वेश्चन आंसर को आप अपने से करें।
पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़े। आप चाहें तो उस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहाँ भी जैसे भी आपके दिमाग में फिट होता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने माइंड को बूस्ट करें, और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आपको आते हैं इस तरह के कोई क्वेश्चन की गलती नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो यहीं पे सॉर्ट आउट करने वाले थे, लेकिन चलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम आगे भी बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगर 30 तक सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट्स कमिटी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्किंग वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ए डैश अगेंस्ट द एक्यूज्ड रेलवे सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऐसा मैं मानता हूँ कि इसकी जिक्र जो है वो रेलवे कंडक्ट रूल में है, तो ये मिसकंडक्ट का मामला बनता है जो 3C के अंतर्गत है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मान के चल के इसका आंसर ऑप्शन बी को देखता हूँ, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विच कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रिव्यूइंग ऑफ राइट साइजिंग? ए मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज, बी ग्रुप डी कैटेगरीज, सी आरपीएफ कैटेगरीज एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है वो आरपीएफ कैटेगरीज यहाँ पे है, और एक और है कैटेगरी जिसका राइट साइजिंग से एग्जेम्पशन है, वो है सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी कैटेगरी। ठीक है, तो ये कैटेगरी दोनों हैं। अगर आपको यहाँ पे दोनों होते तो नहीं हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आएंगे ही नहीं, जब भी आएंगे तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो आपको ये है। ठीक है, ये मैन पावर प्लानिंग से रिलेटेड है, MPP बोलते हैं, मैन पावर प्लानिंग। तो ये APO का क्वेश्चन है, तो आपको दो बातें यहाँ पे मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए है जो, तो इस चैप्टर जो 14-15 पेज का क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, एक्ट है, उसको आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ब्लॉग पे डाला जाए और जल्दी इसको अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 तक सॉल्व करेंगे, और ये 28 नंबर को लेते हैं। Condemnation of delay for non-insurance of flat purchase out of HBA is permissible at zone level up to a delay of period। तो ये 2 years है, ये लास्ट के किसी वीडियो में मैंने डायरेक्टली इसका जिक्र किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। Which of the following क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। Which surplus staff are redeployed first? ऑप्शन ए है द सीनियर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, बी है द एम्प्लॉय हु विल बी रिटायर्ड शॉर्टली, सी है द जूनियर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एंड डी इज ऑल आर टू बी रीडिप्लॉयड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 29 किस सरप्लस स्टाफ की पहले पुनः तैनाती की जाती है? ए है कर्मचारियों में वरिष्ठतम को जो है वो उनको, बी शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, सी कर्मचारियों के कनिष्ठतम को, डी सभी को एक समान किया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रिटायर्ड होते हैं ना उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी तैनाती की जाएगी, ऐसा मान लेता हूं मैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ द पे इन केस ऑफ प्रमोशन टू बी एक्सरसाइज विद इन ए मंथ? ऑप्शन ए है ओनली व्हेन प्रमोशन आर रेगुलर, बी
When promotion involve assumption of the duty of higher responsibilities. C. When promotion does not involve assumption of the duty of higher responsibility and all of these. तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा all of these is the right answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को भी सॉल्व करते चलिए, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है 30% LDC फॉर ग्रुप बी प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ द प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट फॉर द पेपर और टेक्निकल सब्जेक्ट एंड GK including optional राजभाषा पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स द ब्रेकअप ऑफ द मास सब्जेक्ट वाइज, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है टेक्निकल के लिए 40% मार्क है, जीके इंक्लूडिंग और राजभाषा के लिए 30% मार्क है और एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल के लिए भी 30% मार्क है। तो देखिए ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन का पार्ट है जो रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ये देखिए, ये इसमें जो मार्क्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 40% मार्क है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि राजभाषा के लिए 30% मार्क है और एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल के लिए 30% मार्क है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 75% है। ठीक है, क्योंकि प्योरली जो है मेरिट वाइज है। ठीक है, लोग अक्सर सवाल करते हैं तो उनके लिए मैंने आपके स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है जो यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ से है ऑब्जेक्टिव एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सिलेबस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपने अभी तक 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम 25 को क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग समझते हुए इतने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या है। चलिए, मेरी इच्छा हो रही है कि एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। व्हाट इज द लम्प सम इंसेंटिव नाउ फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन ऑफ PG डिग्री और डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर्स और इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट अगर है और मोर देन है तो आपको 25,000 मिलेंगे। अगर आपके पास PhD है तो 30,000 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये है 25,000 भी है। इसके अंदर 25,000 के अंदर है कि PG और डिग्री डिप्लोमा जो 1 ईयर और लेस जो होगा ना, 1 ईयर और लेस। ठीक है, लेस। ठीक है, अगर लेस है तो 20,000 मिलेंगे और 15,000 के लिए डिग्री और डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 3 ईयर्स और इक्विवेलेंट होने पे 15,000 रुपये मिलेंगे। तो आई होप कि इसको सॉल्व किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं और आपको थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और चलिए, इसी तरह ज्ञान का सिलसिला हम बढ़ाएंगे आगे और एक दूसरे को जो हमारी समझ है उसके और विकसित करेंगे, अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी अच्छे से काम करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम किसी का भी है तो उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट और टेक केयर और बंडल ऑफ सक्सेस आपको मिले। चलिए, थैंक यू सो मच।